Students, good morning to everyone. You all are very happy and your labor will go on the top of your success. तो आज सबों से बात मैं करूं, आप लोग जिस तरह से तैयारी में लगे हैं और वह तैयारी लगातार चलती रहे। तो आज का टॉपिक हम लोग का होगा समास। समास हिंदी में एक बहुत बड़ा ऊंचा स्थान रखता है। आप जब वहीं आते हैं पूरे हिंदी में कि हिंदी का वर्गीकरण दो तरह से होता है, एक तो शब्द शुद्धि, दूसरा है वाक्य शुद्धि। और तब हम जाते हैं रचना में, जाते घुसते हैं तो छंद है, अलंकार है, बहुत से तरह आते हैं। तो पहला हम लोग का अपना कर्तव्य होगा कि हम शब्द पर बहुत अच्छा कमांड कर लें, ताकि परीक्षा में जैसे भी सवाल पूछे, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या कोई भी राज्य का बोर्ड हो, परिचारी का हो, पुलिस का हो, तो हिंदी करीब करीब बहुत सी परीक्षाओं में इसकी जरूरत है। तो आइए हम लोग हिंदी में आज पढ़ेंगे समास, और आपका टॉपिक है समास। तो समास का मकसद ही है कि बहुत से शब्दों को, पदों को एक में कर दे, उसका नाम समास है। आप संधि में पढ़े हैं, संधि में अक्षरों का मेल होता है और फिर एक नया शब्द का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अब समास में दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का मेल होता है और एक तीसरा बनता है शब्द, ये नया शब्द बन जाता है। जैसे आप ले लें बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, क्या पता था, बीड़ा है पाड़ी में जिसके, इसमें 4-5 शब्द आ रहे हैं और पांचों शब्दों को हटा करके एक शब्द बना बीड़ा पहाड़ी। अब समास पढ़ने से फायदा क्या है? तो समास का मकसद ही होता है हम संक्षेप कर दिए, हमारी भाषा, हमारा लेख, हमारा निबंध, हमारी आवाज, लेक्चर बहुत सुंदर होता है। जनता चूंकि सुनना चाहती है कम शब्दों में, कम अक्षरों में और कम वाक्यों में। तो आप आइए पहले जान लीजिए कि समास जो शब्द है, समास की परिभाषा क्या है। ये हम लोगों का हो गया समास। समास की परिभाषा क्या है? तो देखिए इसकी परिभाषा संस्कृत में दिया गया है, एक पदी भाव इति सम, एक पदी, एक पदी भाव इति समास, इति समास। ये हो गया हम लोगों का संस्कृत का परिभाषा हो गया। और आप जानते हैं संस्कृत और हिंदी दोनों आपस में जुड़ी हुई भाषा है। संस्कृत अगर माता है तो हिंदी उसकी बेटी है, सुपुत्री है। तो जिसने संस्कृत को जाना उसको हिंदी को भी ठीक ठाक से जाना। एक पदी भाव इति समास, बहुत से पदों को मिला करके, दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर के जब एक पद हो जाए उसे हम कहते हैं समास। हिंदी में ले लिया जाए, दो या दो से, दो या दो से, दो से अधिक, अधिक, दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब देखिए दो या दो से अधिक पद मिल गया और एक नया आ गया, परिवर्तन आता है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, आप कुछ कह दे वो 5 बटों का समाहार या समूह,
अब देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 शब्द आए, तो 4 शब्द बोलने में लगता है कि थोड़ा सा लंबा लग रहा है, और उसको हम एक में कर दिए, ये हो गया एक बार में ही पंचवटी। पंचवटी। या 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात अर्थात रावण। तो आप 1 2 3 4 ऐसे करके चल रहे हैं, कई 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, बहुत से पदों को मिलकर के जब एक पद बनता है उसे हम कहते हैं समास। अब एक और ले लीजिए, 2 पद को मिला लिया जाए, कैसे हो गया? गंगा जल, बिल्कुल अस्पष्ट है, इसका होगा गंगा का जल। इसमें 3 पद है, 3 पद मिलने से बन गया गंगा जल, बड़ा ही अच्छा लग रहा, गंगा जल शब्द हो गया। तो समास सिखाता है कि बहुत से शब्दों को, बहुत से पदों को आपस में मिला दीजिए, एक नया शब्द का निर्माण होता है, उसका नाम है समास। हम समास क्यों पढ़ें, क्यों जानकारी करें? तो समास हमें बताता है, आपको हिंदी में लेक्चर देना हो, लेख लिखना हो, निबंध लिखना हो, तो आपका जो निबंध है बहुत सुंदर देखने में लगेगा। ये समास की उपयोगिता है। आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था संधि, तो भाई संधि में अक्षरों का मेल होता है, वर्णों का मेल होता है, और तीसरा बन जाता है यहाँ पर शब्दों का मेल है। देखिए परीक्षा में आ सकता है इस तरह से, अब परीक्षा में आप लोगों को घूम के क्वेश्चन आएगा। अब आ सकता है कि समास विग्रह किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हुई कि एक पद को, एक शब्द को हम 2-3 भाग में कर दें, उसका नाम है विग्रह। विग्रह हो गया, जैसे ले लीजिए कि 10 है आनन जिसके, 3-4 शब्द हो गया, तो दशानन को हम विग्रह कर देते हैं, तो उसका नाम है समास विग्रह, और एक में कर देते हैं, उसका नाम है समास। उसी जैसे संधि है, अब देवधन आलय, देव प्लस आलय 2 खंड में बटा हुआ है, एक खंड हो गया तो बन गया देवालय, तो वहां होता है विच्छेद, यानी कि शब्दों को खंड खंड में बांटना, टुकड़े टुकड़े कर देना, वहां है संधि और विच्छेद, और यहाँ है समास और विग्रह। हम दोनों को जाने बेहतर ढंग से, तो आइए हम जानेंगे। अब आप जान गए समास के बारे में कि एक पदी भाव इति समास, ओके, यानी कि 2-3-4 पदों को मिला करके, शब्दों को मिला करके अगर हम एक शब्द बना दें, वह होगा समास। उसी को हम अलग अलग कर दें, उसको विग्रह कहेंगे। अब कह रहा है कि उदाहरण आप ले ही लिए, अब हम लोग आ जाएं, इसके भेद को हम पढ़ें कि समास के कितने भेद हैं। तो भाई समास के भेद आप पहले से जरूर पढ़ लिए होंगे, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, आसान करने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समास पर बड़ी गर्व से पढ़िए, ये क्वेश्चन आता है 9th-10th में भी, 8-7 में भी, और चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो, या हिंदी जिस में परीक्षा में पूछे जाते हिंदी की शब्द, वहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग आ जाए यहाँ पर पढ़े। अब इनका कहना है समास के भेद, समास के मुख्य 6 भेद हैं। 6 भेद में से इसका पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, तत्पुरुष समास, तीसरा क्रमधारय, चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व, और छठा हो गया बहुव्रीहि समास। तो आज की कक्षा में हम सिर्फ परिचय देंगे सभी का, क्या क्या कहना चाहता है। आप छात्र हैं, आपका नाम अगर रमेश है, आप में कुछ क्वालिटी है, वो गीता है लड़की है, उसमें को अलग क्वालिटी है, कोई सिंहासन नाम का है अलग है, कोई छात्र आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, बायोलॉजी का लिया हुआ है अपना, तो अलग अलग छात्रों में, आप लोगों में अलग अलग रूपरेखा आपकी है, अलग अलग गुण है।
उसी प्रकार से अब समास में भी जो 6 प्रकार के समास हैं, छवों का अपना अलग अलग गुण है। जथा नाम तथा काम, जैसे नाम जैसा होता है उसका वैसा काम भी होता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम तो जान गए कि समास से शब्द है, वाक्य नहीं है, शब्द है, पद है, तो एक ही पद का आगे भी है और पीछे भी है। जैसे हमने ले लिया शब्द, एक बहुत बढ़िया शब्द है यथा, और हम लिख दिए कि यथा बल, यथा बल लिख दिए, फिर लिख दिया हम त्रिलोचन। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको एक तो जरूर शब्द है, लेकिन एक शब्द में 2 भाग है। ये देखिए, एक भाग 2 भाग, एक भाग 2 भाग। समास को विग्रह कर देने पर अलग अलग अर्थ निकल जाए, संधि को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए 2 भाग में, 3 भाग में, तो उसका अलग अलग अर्थ भी निकलना चाहिए। इसका नाम है समास और संधि। ऐसा नहीं कि जहां मन तहां तोड़ दे अर्थ निकले, नहीं भाई। समास में और संधि में वहीं पर हम विग्रह करेंगे, वहीं पर हम विच्छेद करेंगे कि विच्छेद करने के बाद, विग्रह करने के बाद भी उसका अर्थ सुंदर निकले। तो अब आइए, यथा है और बल है, इसको कहेंगे पूर्व, पूर्व माने पहले, इसको कहेंगे उत्तर, उत्तर माने बाद में, उत्तर में होता है बाद में, उत्तर। ध्यान दीजिएगा, तो पहला है दूसरा है, पहला पद दूसरा पद, या पूर्व पद या उत्तर, जो आप कह लें। तो भाई देखिए, हर समास का अपना अपना अलग अलग सेटिंग है, किसका कौन कौन सा पद होगा, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये है अव्ययी भाव समास। अब जो समास अव्ययी भाव समास है, कहने से ही लगता है कि भाई अव्यय है। वैसे समास, 6 समास में से वैसे समास, 6 है ना, वैसे समास जिस समास में अव्यय की प्रधानता हो, यानी जो अव्यय है वह पहले ही आ जाए, इसका काम है। कि कहना भी चाहता है कि जिस समास का पूर्व पद बिल्कुल प्रधान हो, पूर्व पद, उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। जो पहला पद होगा या तो अव्यय होगा और या तो उपसर्ग होगा। जैसे हम ले लिए प्रतिदिन, प्रतिदिन। अब देखिए, यहां पर प्रति शब्द हो गया, ये दिन हो गया। जो दिन शब्द है वह संज्ञा है, जो प्रति शब्द है बिल्कुल उपसर्ग है, बल शब्द संज्ञा है, यथा शब्द क्या है, बिल्कुल अव्यय है। और इसमें भी, अब इसे हम लोग इसको ले लें, अव्ययी भाव को ले लें, तो अव्ययी भाव समास वह समास है जिस समास का पहला पद अव्यय होगा। अव्यय का मतलब जानते हैं, अ माने नहीं, अव्यय माने परिवर्तन खर्च, बदलता ही नहीं है, उसका नाम है अव्ययी भाव। आज तो सिर्फ हम लोग परिचय पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। दूसरा है, इस समास की पहचान है कि इसका पहला पद प्रधान होगा। इसमें देखिए, ये प्रधान है, अब ये प्रधान है, प्रधान है, यहां पर ये प्रधान है। अच्छा, अब दूसरा है, करा कि 3 समास होने के बारे में पढ़ लेंगे, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास और द्विगु समास। तीनों समास का अंतिम पद, दूसरा पद, सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट है, एक पहला पार्ट यथा, अपार्ट बल हो गया। यहां भी है पहला पार्ट दूसरा पार्ट, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास, फिर हम कहेंगे द्विगु समास, फिर हम करेंगे क्रमधारय समास। अब उदाहरण के रूप में ले लिया जाए, कह रहा है हम ले दे कृषक पुत्र, कृषक और हो गया पुत्र हो गया,
ये देखिए दो शब्द हो गया, कृषक एक जगह पद है, ये आपस में मिला हुआ है कृषक पद। अब ये शब्द है, कृषक के पुत्र को हम लोग अलग कर दे और कृषक को अलग कर दे, इसका होगा कृषक का पुत्र, कृषक पुत्र हो गया। राजा का महल, राजमहल, राजा का महल, राजा का महल हो गया राजमहल। अब हम जाने इसका नाम क्यों पड़ा, उत्तर पद क्यों कहा गया। उत्तर का मतलब होता है सेकेंड पार्ट। तो भाई मेरे छात्रों, मेरे देखिए बेटा, ये पुत्र जो है प्रधान है, ये मेन है, यही मेन है, यही उसको कहते हैं उत्तर पद, सेकेंड पार्ट। तो कृषक का पुत्र, तो पुत्र ही मेन है, किसान मेन नहीं है, राजा मेन नहीं है, बल्कि राजा का महल मेन है। गंगा जल, तो गंगा का जल की प्रधानता है, जल प्रधान है। गंगा भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंस है गंगा का, लेकिन गंगा एक नाम है, नदी है, उसका जो जल है वही प्रधान है, इसी का नाम है गंगा जल और इसी का नाम है तत्पुरुष समास। अब कहा रहा है, अब हम थोड़ा आ जाए कर्मधारय में आ जाएं। ये है, ले लीजिए महात्मा। अब कह रहा है इसका मतलब होता है महान आत्मा, महान आत्मा। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द ही हमारा सिखाता है कि हम क्या करने जा रहे हैं। महात्मा का मतलब होता है जिसकी आत्मा श्रेष्ठ हो, उसे हम कहेंगे महात्मा। ये कर्मधारय समास है। अब हम लोग ले लें द्विगु समास को, यहां ले लें चौराहा। चौराहा, चौराहा में कह रहा है कि चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार या समूह लिख सकते हैं, समूह लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। अब देखिए, एक ऐसा रास्ता है जहां पर चार तरफ से आया हुआ है, तो चौराहा हो गया। तो इसमें जो राह शब्द है, इसमें जो राह शब्द है, चार है और राह है, राह, राह माने मार्ग। अब बताइए कि तीनों प्रकार के समास में, कर्म तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान है, ये देख सेकंड पार्ट है। कर्मधारय में देखिए महात्मा में आत्मा जो शब्द है ये प्रधान है, और ये देखिए द्विगु है। चौराहा में राह जो है इंपॉर्टेंस चार राह का है। वैसा समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। ये ठीक इससे उल्टा है, इस समास का पहला हो गया, इसका दूसरा पद हो गया। अब हम जरा सा बात करें द्वंद्व समास की। अब द्वंद्व समास कहता है, आप देखिए अक्षर कितना बढ़िया है, यहां भी दो में वो है, यहां भी दो है, अब इसमें नौ है। इसका फिगर बताता है कि कोई किसी से कम नहीं है। उदाहरण ले लिया जाए, आपका नाम राम, इनका नाम श्याम है, आप कई कक्षा के छात्र हैं, दोनों बराबर हैं, तो हम ले लें राम और श्याम बराबर राम श्याम। तो जितना इंपॉर्टेंस राम का है उतना ही बड़ा श्याम का इंपॉर्टेंस है, कोई किसी से कम नहीं, अर्थात बोथ आर इक्वल, आप दोनों बराबर है जी। अब देखिए, ले लीजिए माता पिता, माता और पिता, ध्यान दीजिएगा माता पिता दोनों बराबर है, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। दोनों शब्द का जो है महत्व बराबर है। जैसे हो गया राम कृष्ण, राम जी हो गए, कृष्ण भगवान, दोनों भगवान हो गए। तो कहता है कि उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हो गया कि नेपाल भारत, नेपाल भारत, तो भाई नेपाल भी देश है और भारत भी देश है,
नेपाल भारत हो गया। तो माता भी एक पद है, पिता एक पद है, राम भी पद है, श्याम भी पद है। तो कह रहा है कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तीसरा हो गया बहुव्रीहि। ठीक देखिए, हर एक दूसरे से मिल रहा है, हर एक दूसरे से अलग अलग हो रहा है। तीसरा समास है हम लोगों का बहुव्रीहि। बहुव्रीहि का मतलब होता है कि न पहला प्रधान होगा, न दूसरा होगा, न कहीं तीसरा। कह रहा कि तीसरा प्रधान हो जाएगा, न पहला होगा न दूसरा होगा, तीसरा प्रधान हो जाएगा। कैसे होगा जी? अब ले लीजिए, 10 है आनन जिसके, जिसका अर्थात रावण। एकदम हल्का उदाहरण लीजिए, 10 है आनन जिसका। अब कह रहा है कि 1 2 3 4, यहां पर आकर के हम रुक गए हैं। ये शब्द आ गया हम लोग का, तीसरा आ गया आनंद शब्द आ गया। ये जो आनंद है, आनंद होता है मुंह होता है, आनंद माने मुंह होता है। आप उदाहरण ले सकते हैं, बीड़ा पाड़ी। बीड़ा है पाड़ी में जिसके, 1 2 और 3। माता सरस्वती के हाथ में देखिए बीड़ा है, हाथ उनकी वही आइडेंटिफिकेशन है। उनके हाथ में या तो पुस्तक, उसको कहते हैं पुस्तक धारणी कहते हैं, बीड़ा पाड़ी कहते हैं। तो माता सरस्वती का आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उनके हाथ में बीड़ा या उनके हाथ में पुस्तक। ये दो भाई मेन चीज है। तो ये मेन पाड़ी शब्द आ गया, तीसरा पद आ गया। और 10 है आनंद। तो रावण के मुंह की प्रशंसा, सिंबॉलिक मुंह है उनके, रावण के 10 मुंह है। तो मुंह से जाने जाते हैं रावण, किताब से जानी जाती है माता सरस्वती, वीणा से जानी जाती है माता सरस्वती। तो ये भाई है आपका परिचय है सभी समासों का। और ये आपको टिक लगाने को आता है तो जरूर इतना आप याद कर लें कि किस समास में टिक लगा दें। 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार हर एक समास के, इसके नेचर को, इसके फंक्शन को आप जानते रहिए। अब एक बार फिर से, अव्ययीभाव समास का नेचर है कि पहला पद प्रधान होगा और पहला पद बिल्कुल अव्यय होगा, अव्यय। दूसरा है तत्पुरुष की पहचान क्या है, इसका पहला पद प्रधान होगा कि दूसरा पद होगा। जैसे पहला का ठीक उल्टा हो गया, इसमें होता है दूसरा पद प्रधान होता है। और वैसा ही होता है तत्पुरुष का, वैसा ही होता है द्विगु का सेकंड पार्ट। और फिर अगला है हम लोग का द्वंद्व समास, उसका दोनों से भिन्न है। इसमें दोनों पद, दोनों उत्तर हो या पूर्व हो या दोनों पार्ट प्रधान होता है। और तीसरा फैक्टर हम लोग का बहुव्रीहि है। तो बहुव्रीहि समास में 2 पद नहीं होते हैं बल्कि 3 4 पद हो जाते हैं। तो इसमें तीसरा पद इसका प्रधान होगा, उसका नाम है बहुव्रीहि समास। तो ये आज की कक्षा में छात्रों आप लोगों को पढ़ाया गया कि कैसे हम 6 समास को हम पकड़ेंगे, उसकी पहचान करेंगे। तो इसको बांटा गया है 3 पार्ट में, पूर्व पद, फिर उत्तर पद और द्वंद्व पद, और फिर इसके बाद अगला है तीसरा चरण। 4 भाग में 3 भाग में बांटा गया है। तो ठीक है, ओके। आज कक्षा को आप लोग याद कर लीजिएगा कि आज का समास का परिचय दिया गया। आप मन से पढ़िए, हमें क्वेश्चन भी कीजिए, कमेंट्स भी कीजिए, सर हमको यहाँ दिखते आ रही है। और उसी के साथ आज की कक्षा को विराम। जय हिंद, जय भारत।